स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें यह बताने की कोशिश किया गया है कि जो हमारा मस्तिष्क है वह इमेज में पढ़ता है, हमारा ब्रेन जो है इमेज में पढ़ता है, यानी कि ब्रेन का भाषा इमेज में है। और इस वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि जितना से जितना अधिक से अधिक हो सके आपको इमेज में बताया जाए, ताकि आपका ब्रेन उसको आसानी से स्टोर कर सके। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं 50-60 क्वेश्चन का देखते हैं और उसको एक बार देखते हैं तो मुश्किल से 10 या 20 क्वेश्चन याद होता है और नेक्स्ट डे उसको भूल जाते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि आप मेरे चैनल पे देखिएगा, 1 से 50 क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, इसमें से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको इमेज के रूप में प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। तो हम पहला प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और ये फनी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद रखिए कि आपको याद हो रहा है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा से हमको एक इमेज निकालना है और इसका जो आंसर होगा उससे एक इमेज निकालना है। ये हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नम व छायादार आवासों में ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा से आपको फाइट का एक सीन आ रहा है, फाइट एक इमेज आ रहा है। तो देखिए फाइट आदमी कहाँ पे करता है, जहाँ पे छायादार हो और नमी हो, यानी कि पानी उनी का दिक्कत ना हो, तो वहाँ पे फाइट करना अच्छा रहता है। तो यानी ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ, नम व छायादार आवासों में। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसको देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राजसूची पर। कहाँ पे, राजसूची पर। तो इसको कैसे याद करेंगे, राज्य के राज्यपाल तो राजसूची, राज्य के राज्यपाल तो राजसूची पर। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरे शरीर पर होता है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है, तो पूरे शरीर पर होता है। इसको कैसे याद करेंगे, प्रीन से हमको एक पिन का इमेज बन कर रहा है, प्रीन से क्या बन कर रहा है, पिन। और आप जानते हैं कि पक्षियों के शरीर पर जो पंख होता है वो किस रूप में होता है, पिन के जैसा होता है। और वो पंख होता है जो कहाँ होता है, उसका पूरे शरीर पर होता है। इसलिए हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है, तो पूरे शरीर पे। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, करा अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है। कहने का मतलब है कि फेफड़ा में वायु जब तभी प्रवेश करेगा जब फेफड़ा का दाब जो होगा वह वायुमंडलीय दाब से कम होगा। वायुमंडलीय दाब से कम रहेगा तभी वायुमंडलीय हवा फेफड़ा में जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिससे इमेज निकलेगा, जिसको लगेगा कि इसको निकालने का ज़रूरत है तो उसको निकालेंगे, और जिसको लगता है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, आसान है, तो उसमें हम इमेज नहीं निकालेंगे। देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। कहाँ से, मोहनजोदड़ो। देखिए सूती वस्त्र आप देखें, सूती वस्त्र को पहनने के बाद कैसा लगता है, मोहनी के जैसा लगता है। सूती वस्त्र पहनिएगा तो मोहनी जैसा लगता है। मोहनी से मोहनजोदड़ो हम याद करेंगे, मोहनी जैसे ही माइंड में आएगा तो आपको मोहनजोदड़ो आ जाएगा। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए, मोहनजोदड़ो में, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हबनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में है। तो इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, हबनटोटा से एक इमेज बन कर रहा है हवन, हवन टूटा, हवन टूटा। अब देखिए श्रीलंका में, अब एक हम इमेजिन करते हैं कि श्रीलंका में रावण रहता है। तो रावण जो है राम से लड़ने के लिए क्या करता है, हवन का पूजा करने के लिए हवन बनाता था। हवन वो क्या होता है, टूट जाता है। तो हवन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो श्रीलंका में। याद हो गया, क्योंकि हवन करने के लिए, हवन उसका टूट जाता है, हवन करने के लिए कौन करता है, रावण करता है। रावण कहाँ से बिलोंग करता है, श्रीलंका से। तो हवन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, डेट्राइट
डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑटोमोबाइल। अब इसको डेट्रायट से बनता है, डेट्रायट से डेट ट्रायल बनता है। क्या? डे ट्रायल, यानी ट्रायल दो। तो ट्रायल किसको देंगे? तो ऑटोमोबाइल को देंगे। तो डे ट्रायल नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो देखिए, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन किया था? तो जो ज्ञानी रहेगा वही संशोधन करेगा ना, तो ज्ञानी से ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? नील दर्पण, इसका सही आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। कैसे इसको याद करेंगे? नील दर्पण, दर्पण कैसा है? नीला है। जनरली दर्पण कैसा होता है? वाइट होता है, लेकिन नीला दर्पण है। तो नीला दर्पण है तो वो क्या कर रहे हैं? आप बंधु को दिखा रहे हैं कि भाई देखो मेरे पास नीला दर्पण है। तो बंधु सबको क्या बनेगा? दीन बंधु। तो नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दीन बंधु। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, घातक, घातक क्या है? तो घातक एक लड़ाकू विमान है। इसको कैसे याद करेंगे? घातक से हमको घातक फिल्म याद आता है। घातक फिल्म में कौन था हीरो? सनी देओल था, और वह क्या था? लड़ाकू था, मतलब फाइटर था, वह लड़ता था। तो ठीक है, घातक में क्या था? सनी देओल था, वह क्या था? लड़ाकू था, लड़ता था। तो लड़ाकू से क्या होगा? लड़ाकू विमान बन जाएगा। तो घातक क्या है? तो लड़ाकू विमान। देखिए दोस्तों, आपको याद हो रहा होगा, थोड़ा सा फनी हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गोपालगंज। आप देखिए, भूल जाइएगा अगर इस तरह से याद कीजिएगा तो, लेकिन यहाँ पे हम आपको इमेज के रूप में दे रहे हैं, तब कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, लिंग अनुपात का मतलब होता है कि जहाँ पे स्त्री पुरुष का रेशियो क्या सही होना चाहिए। तो गोपालगंज, गोपाल से क्या इमेज क्या आ रहा है? कृष्ण भगवान का इमेज बनकर रहा है। तो कृष्ण भगवान जहाँ रहेंगे, गोपाल जहाँ रहेंगे, वहाँ पे क्या लिंग अनुपात में कोई गड़बड़ी होगा? नहीं होगा ना। यानी कि बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सींग वाला जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? अब इमेजिन कीजिए कि आप एक सींग वाला गेंडा को देखने के लिए आप कहाँ गए हैं? चिड़ियाघर में गए हैं, और एक सींग वाला गेंडा को आप देखते हैं तो क्या बोलते हैं? औसम बोलते हैं। असम से क्या निकल के आया? औसम, औसम, औसम बोलते हैं। तो इसलिए हमारा एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। देखिए, बरगद से क्या एक इमेज बन के आ रहा है? बर, बर माने क्या होता है? हस्बैंड। यानी कि यहाँ पे लोग जो है बर का पूजा किया जाता है, इंडिया में बर का पूजा किया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया गया। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो गया? बरगद। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 15 नंबर, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई आप लोग जानते हैं कि जीन होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, डीऑक्सीजनित रक्त हृदय के किस भाग में आता है? तो डीऑक्सीजनित रक्त हृदय के दायां नीलय में आता है। किस में आता है? दायां नीलय में आता है। ये सब आपको याद ही होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है? देखिए, तो सब्जी प्रारंभिक है, फल भी है, अनाज भी है, लेकिन दुग्ध है जो प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य का मतलब हुआ अगर जिसको हम डायरेक्ट, मतलब हमको मिलता है, दूध तो डायरेक्ट नहीं मिलता। दूध गाय खाती है, मतलब घास गाय खाती है तब दूध देती है, लेकिन सब्जी आपके डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, टिक्का रोग किससे संबंधित? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिक्का रोग। देखिए, टिक्का रोग है जो मूंगफली से संबंधित है। इसको कैसे याद करेंगे? आप जानते हैं टिक्का चाट खाए हैं, टिक्का चाट खाते हैं तो उसमें चटनी जो रहता है किसका रहता है? मूंगफली का रहता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप टिक्का चाट चाट खा रहे हैं और चटनी किसका खा रहे हैं? मूंगफली का। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, ट्राइबेसिक एसिड क्या है? ट्राइबेसिक एसिड क्या है? ये फास्फोरिक अम्ल है, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? यह आप लोग जानते हैं कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, ये सब आसान है, इसलिए इसका हम इमेज आपको नहीं दे रहे हैं, जिसका जो कठिन लगेगा उसको हम आपको देंगे। नेक्स्ट देखिए,
जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है कि जल का संवहन करता है और साथ साथ उसमें खनिज तत्व को भी ले आता है, लेकिन यहाँ खनिज तत्व ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए जल संवहन को ही हम सही मानेंगे। तो इसलिए जाइलम का क्या काम है? जाइलम जाइलम जल, जाइलम जल, जाइलम जल, जल संवहन से रिलेटेड है। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? दोस्तों लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनीकरण करते हैं, उसमें किसका धातु का लेप चढ़ाते हैं? तो जिंक धातु का। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता को क्यों भेजा गया? क्योंकि कुत्ता जो सूंघ करके भी पता कर सकता है कि क्या है गड़बड़ी या क्या है, इसलिए अंतरिक्ष में बोला कि भाई कुत्ता को ही भेजो ताकि वह देख भी सके और सूंघ करके भी बता सके, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, आपको पता है कि ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चलती, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। दोस्तों जिससे इमेज निकल रहा है उसको हम निकाल रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। महोत्सव का अर्थ क्या है? महोत्सव का अर्थ है महान है जो उत्सव, उसको महोत्सव कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह जोर दिया गया। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है, ब्लैक बोर्ड में तो समझते हैं कि पढ़ने लिखने से रिलेटेड है, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लक्ष्य को मतलब निर्धारित किया गया। नेक्स्ट देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सा वैज्ञानिक है जिसने प्रथम बार टीके की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। इसको कैसे हम रिलेट करेंगे? टीका का खोज करने के लिए बोल रहा है, तो टीका कैसा होना चाहिए? जेन्युइन होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जेनरिक। तो जेनरिक से क्या बन जाएगा? जेनर। तो जेनरिक से बन गया जेनर, यानी कि जो टीका कैसा होना चाहिए? जेन्युइन होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए। तो आपका जेनरिक से बन गया जेनर या जेनरिक से बन गया जेनर। एडवर्ड जेनर हो जाएगा टीका का खोज करने वाला। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा जाता है? NHAI, ऑप्शन डी जो है NHAI, उसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। यह स्वर्ण, इसको हम लोग स्वर्ण चतुर्भुज को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई मतलब सांस्कृतिक और औद्योगिक शहरों को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अवध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अवध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। अब इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं, अवध यानी कि वध, जिसका वध ना हो सके तो किसका नहीं वध होगा? रामचंद्र का। इसीलिए उनको दिया गया भाई कि किसान आंदोलन का आप नेतृत्व कीजिए। तो अवध में कौन किया? बाबा रामचंद्र ने। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी किसका एक उदाहरण है? तो ये संयोजी उत्तक का उदाहरण। किसका है? संयोजी उत्तक का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई के साथ घटता है। इसको देख लिए, गुरुत्वाकर्षण से हमारा एक इमेज बन कर रहा है गुरु, गुरुत्वाकर्षण से गुरु और जी, गुरु जी का मान ऊपर जाएंगे, यानी कि पृथ्वी है तो पृथ्वी से ऊपर भी जाइएगा तो गुरु जी का मान घटेगा, और पृथ्वी के नीचे भी जाइएगा तो गुरु जी का मान घटेगा। गुरु जी का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण जी, गुरुत्वाकर्षण उसका हम लोग जी से उसको डिनोट करते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाएंगे पृथ्वी से तो भी घटेगा और नीचे आएंगे तो भी घटेगा। और अगर मैक्सिमम पूछे तो पोल पे, ध्रुव पे मैक्सिमम होता है। तो इसका क्लियर हो गया कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? तो ऊंचाई के साथ घटता है और गहराई के साथ भी घटता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयित्री, कवयित्री। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का, अब सोचिए गार्डन सिटी जब लगाइएगा, गार्डन लगाइएगा तो क्या आएगा? हवा आएगा। हवा आना चाहिए ना, गार्डन किस लिए लगाए? हवा आने के लिए। तो हवा से क्या बन जाएगा? हार्वर्ड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड। एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। 36वां प्रश्न को देखिए, आपको पता है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? आपको पता है कि हीराकुंड बांध का, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एफसीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 में एफसीआई की स्थापना हुई। 38 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो करा परमाणु के नाभिक के चारों ओर, यानी परमाणु के केंद्र के चारों ओर, परमाणु के केंद्र में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो वही बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के घूमते रहते हैं, कौन बताया? इसका सही आंसर हो जाएगा बोर। इसको कैसे हम रिलेट करेंगे कि वो जो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो बिना ऊर्जा के चारों ओर नाभिक की ओर घूमता रहता है, तो सब कोई बोल बोल के वो बोर हो गया, कोई मानने को तैयार नहीं था, तो वो बोल बोल के क्या हो गया? बोर हो गया। तो बोर का वैज्ञानिक हो गया। अब परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो बोर है, इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको पता है कि सासाराम में है। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन है जो नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? यानी उत्पादक भी करता है और उपभोग भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय लोग क्या करते हैं? दाल ज़्यादा पीते हैं, तो दलहन के क्षेत्र से दलहन हो जाएगा इसका सही आंसर। 42वां प्रश्न रखिए, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? देखिए, टेम्परेचर हाई रहेगा और वाष्पीकरण होगा, यानी कि उससे वेपोराइजेशन भी हो जाएगा, तो मिट्टी कैसा हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न को देखिए, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, वो क्या कहता है? बाह्य दल पुंज। बाह्य मतलब बाहरी कह रहा था, बाह्य हो गया। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, तो बाह्य दल पुंज हो जाएगा। 44वां प्रश्न को देखिए, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई और मिथाइल आइसोसाइनेट है। कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको एक रिलेट करके देखते हैं कि अब भोपाल में गैस दुर्घटना हुई तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मिथाइल से मिथ निकल कर है, मिथ्या मतलब झूठ, यानी कि कोई बोला कि भोपाल में गैस दुर्घटना हुई तो उसको मिथ्या लगा, यानी मिथ्या से मिथाइल, तो किससे निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था, जिससे भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। 45वां प्रश्न को देखिए, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? तो रक्त समूह ए बी रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। 46वां प्रश्न देखिए, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन। क्या? प्रस्वेदन। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, प्रस्वेदन हो जाएगा। 47वां प्रश्न को देखिए, जब पहले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो फॉस्फिन गैस बनता है। PH3 को फॉस्फिन गैस भी बोलते हैं, वह जहरीला गैस होता है। यानी कि जब पहले फास्फोरस को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सा गैस बनता है? फॉस्फिन गैस बनता है, PH3। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस का है। 18 समूह में जो भी तत्व है वह अक्रिय गैस का कलेक्शन है। 49वां प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहलाता है? आपातकाल हार्मोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेनाइलिन। इसको कैसे याद करेंगे? एड्रेनाइलिन से एड्रेस इससे एक इमेज बन के आ रहा है। क्या बन रहा है? एड्रेस। तो कह रहा है आपातकाल हार्मोन, तो यानी आपातकाल लगा है तो एड्रेस खोज रहा है। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो एड्रेनाइलिन। 50वां प्रश्न को देखिए, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है, आपको पता है कि किसका है? जीन। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है जीन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।